सुनो लड़की, मुझसे शादी के लिए तुम्हें आखिर तकलीफ किस बात की है? इज्जत से लेकर जा रहा हूं तो इज्जत से चलो। अपनी और मेरी औकात देखो। फिर ये नखरा किस बात का? नहीं, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करना। ठाकुर हर्षवर्धन, जो वेदिका को पंचायत के फैसले के तहत जबरन शादी करके हवेली लेकर जा रहा था, वो मासूम इस बात से बेखबर थी कि उसके बाप ने ही अपनी जान बचाने के लिए उसे उस घराने को सौंप दिया है। वो इन रसूखदार ठाकुरों से नफरत करती थी। वेदिका का पिता नशा करता था और नशे में उसने ठाकुर हर्षवर्धन के चचेरे भाई को गोली मार दी थी। बदले में हर्षवर्धन उसकी बेटी को हरजाने और सजा के रूप में अपने साथ लेकर जा रहा था। हर्षवर्धन गुस्से से उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी में बिठाकर हवेली की ओर चल पड़ा। तुम जैसी कई आई और कई गई, समझती क्या हो खुद को? अब तो 7 फेरों के बगैर ही तुमसे बदला लूंगा। ये कहते हुए उसने गुस्से से उसका घूंघट नोच डाला और उसके चेहरे ठाकुरों की इस विशाल हवेली में आज माहौल शोकग्रस्त था। हवेली के बड़े से आंगन में सफेद चादर में लिपटी लाश रखी थी और उसके आसपास मौजूद हर किसी की आंख में आंसुओं से ज्यादा बदले का खून उतरा हुआ था। ठाकुर हर्षवर्धन अपने चचेरे भाई के बेजान शरीर के पास खड़ा था। उसके चेहरे के हाव भाव पत्थर की तरह थे, लेकिन उसकी मुट्ठियां इस कदर सख्ती से भींची हुई थीं कि पोर सफेद पड़ गए थे। माहौल में औरतों के रोने बिलखने की आवाजें आ रही थीं। हम चुप नहीं बैठेंगे ठाकुर, हमें उसका सिर चाहिए जिसने हमारे खून पर हाथ डाला है। हर्षवर्धन के करीबी साथी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और अपनी बंदूक हवा में लहराई। ठाकुर हर्षवर्धन का भाई कोई आम आदमी नहीं था जिसकी मौत पर हम खामोशी इख्तियार कर लें। उस गुनहगार को ऐसी खतरनाक सजा मिलनी चाहिए कि उसकी नस्लें याद रखें। एक बुजुर्ग ठाकुर ने कुर्सी पर बैठते हुए अपने गुस्से का इजहार किया और सबकी नजरें हर्षवर्धन पर टिक गईं। जिसने गोली चलाई है उसके हाथ काटने से मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, मुझे उसकी रूह तक को तड़पाना है। हर्षवर्धन ने बेहद तीखे और सपाट लहजे में जवाब दिया, जबकि उसकी आवाज में मौजूद सर्द मिजाज ने वहां मौजूद लोगों को भी कपा दिया था। बदला तो अब होकर रहेगा, और वो भी ऐसा कि दुनिया देखेगी कि ठाकुरों के खून की कीमत क्या होती है। हर्षवर्धन ने लाश के सिरहाने खड़े होकर बुलंद आवाज में ऐलान किया तो सबके खून खुश हो गए थे। वो बुजदिल छुपता फिर रहा है, मगर उसे नहीं मालूम कि ठाकुर हर्षवर्धन की पहुंच से वो जमीन की परतों में भी बच नहीं पाएगा। एक नौजवान ठाकुर ने हर्षवर्धन के करीब आकर कहा, जिस पर हर्षवर्धन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान रेंग गई। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपनी मौत मांगने ही आएगा, क्योंकि मैंने उसके हर रास्ते पर पहरे बिठा दिए हैं। हर्षवर्धन ने अपनी चादर कंधे पर सही करते हुए कहा और उसकी नजरें हवेली के बड़े दरवाजे पर जम गईं, जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। क्या हम उसके पूरे परिवार को खत्म कर दें ठाकुर? किसी ने भीड़ से सवाल किया, जिस पर हर्षवर्धन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। मौत बहुत आसान सजा है। मैं उसे ऐसी जिंदगी दूंगा कि वो हर रोज मौत की दुआ मांगेगा, मगर उसे मौत नहीं मिलेगी। हर्षवर्धन ने दो टूक अंदाज में कहा और वहां से कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे की ओर चल दिया, क्योंकि अभी अंतिम संस्कार में बहुत वक्त था और अब वो बदला लेने का सोच रहा था। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने किसके खून को ललकारा है। अब उसकी हर कीमती चीज मेरी ठोकर में होगी। हर्षवर्धन ने कमरे में दाखिल होते ही दीवार पर लगी बंदूक को देखते हुए खुद से बात की और इसकी आंखों में वेदिका के पिता का चेहरा घूम गया, जो अब उसकी गिरफ्त में आने वाला था। हवेली में मौजूद हर शख्स अब उसके फैसले के इंतजार में था जो हर्षवर्धन ने किया था, क्योंकि सब जानते थे कि जब ठाकुर गुस्से में हो तो वो सिर्फ खून देखना चाहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। 3 दिन के बाद चौपाल पर पंचायत में आज एक अजीब सा तनाव था। चारों तरफ हथियार बंद लोग खड़े थे और बीच में वेदिका का पिता रमेश खौफ से कांप रहा था। उसकी आंखों में दहशत थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। सामने ऊंची कुर्सी पर ठाकुर हर्षवर्धन विराजमान था, जिसकी काली आंखें रमेश के वजूद को झुलसाने के लिए काफी थीं। तुम्हारे हाथ कांपने चाहिए थे रमेश। ठाकुरों के खून पर गोली चलाने से पहले तुम्हारी रूह फना हो जाना चाहिए थी, हर्षवर्धन ने तीखे और दहकते हुए लहजे में कहा, जबकि उसके हाथ अपनी पिस्तौल के दस्ते पर जमे हुए थे। ठाकुर, मुझे माफ कर दें, मैं होश में नहीं था। वो गोली गलती से चल गई थी। मैं नशे में धोते था, रमेश ने हर्षवर्धन के पैरों में गिरते हुए गिड़गिड़ाकर कहा। उसकी आवाज में मौत का खौफ साफ झलक रहा था। नशा तुम्हारा था और खून हमारा बहा। अब इस गलती की कीमत तो चुकानी होगी रमेश,
क्योंकि ठाकुरों के यहाँ खून का बदला सिर्फ खून होता है। पंचायत में मौजूद एक दूसरे बड़े ठाकुर ने हुक्के का कच लेते हुए भारी आवाज में फैसला सुनाया तो रमेश की हिचकियां बंध गईं। नहीं ठाकुर, मुझे मत मारे। मैं मर गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? वो अकेली रह जाएगी। मुझ पर रहम करें ठाकुर। रमेश ने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, लेकिन हर्षवर्धन के चेहरे पर रहम का एक भाव भी नहीं उभरा था। तुम्हारी बेटी की फिक्र तुम्हें अब हो रही है? क्या तुमने उस वक्त नहीं सोचा जब तुमने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया? अब बदले में तुम्हारी जान जाएगी। हर्षवर्धन ने कुर्सी से उठते हुए सर्द लहजे में कहा और अपनी गन निकालकर रमेश के माथे पर रख दी, जिसकी ठंडक ने रमेश के पूरे जिस्म को बर्फ कर दिया। ठहरिए ठाकुर, एक रास्ता है। मेरी जान बख्श दें, मैं अपनी बेटी को आपके घराने की प्रतिष्ठा और सेवा के बदले सौंपने को तैयार हूँ। वो आपके चरणों की दासी बनकर रहेगी। रमेश ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जबान बेटी का सौदा कर डाला। उसके शब्दों ने पूरी चौपाल में एक खामोशी तारी कर दी थी। तुम अपनी जान के बदले अपनी बेटी का सौदा कर रहे हो रमेश। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ये सौदा करते हुए? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं कि तुम एक ठाकुर के सामने उसे दासी बनाकर भेजने की बात कर रहे हो? हर्षवर्धन ने नफरत से रमेश की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई, जैसे उसे प्रतिशोध का एक नया और दर्दनाक रास्ता मिल गया हो। जी ठाकुर, वो आपकी हवेली की रौनक बनेगी। बस मेरी जान छोड़ दें, मैं उसे अभी आपके हवाले करने को तैयार हूँ। आप उसे जब तक चाहें अपने साथ रख सकते हैं। आपका दिल भर जाए तो मुझे वापस कर देना, मुझे कोई ऐतराज नहीं। रमेश ने अपनी खुददारी और पिता के प्यार को नशे और खौफ की भेंट चढ़ा दिया था। उसकी इस बेगैरती पर वहां मौजूद कई लोगों ने शर्म से नजरें झुका ली थीं। मुझे तो बदला चाहिए। वो लड़की तुम्हारी नस्ल की निशानी है और उसे जलील करना ही तुम्हारी असली मौत होगी रमेश। हर्षवर्धन ने पिस्तौल वापस होल्डर में डाली और एक गहरी सांस ली थी, जैसे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की हो। उसका दिमाग अब वेदिका के जरिए रमेश को तड़पाने की योजना बना रहा था। ठाकुर साहब, क्या मेरी जान बच जाएगी अगर मैं वेदिका को हवेली भेज दूं? रमेश ने उम्मीद भरी नजरों से हर्षवर्धन को देखा, जो अब उसे एक तुच्छ कीड़े की तरह देख रहा था। मंजूर है। तुम्हारी बेटी अब मेरी मिल्कियत होगी। वो मेरे पैरों की धूल बनेगी और तुम हर रोज उसे जलील होते देखकर मरोगे। हर्षवर्धन ने बुलंद आवाज में फैसला सुनाया तो चौपाल में एक शोर मच गया था, जबकि रमेश ने सुकून की सांस ली कि उसकी जान बच गई है, चाहे इसकी कीमत उसकी बेटी की जिंदगी ही क्यों ना हो। जाओ और उसे तैयार रखो, मैं खुद उसे लेने आऊंगा। और याद रखना, अगर उसने इनकार किया तो तुम्हारा सिर उसी चौराहे पर लटकेगा। हर्षवर्धन ने आखिरी बार किया और अपने आदमियों के साथ वहां से रवाना हो गया, जबकि रमेश वहीं जमीन पर बैठा अपनी जिंदगी की भीख मिलने पर खुश हो रहा था, इस हकीकत से बेखबर कि उसने अपनी बेटी को जीते जी नरक में धकेल दिया है। शाम के साए गहरे हो रहे थे और वेदिका अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी परिंदों की मीठी चहचहाहट को बड़ी गौर से सुन रही थी। परिंदों की ये मीठी आवाज़ सुनकर उसे बड़ा सुकून मिलता था। ये उसका सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। माँ के मरने के बाद उसने ही छोटे से घर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। शायद माँ जिंदा रहती तो वो अपने शौक को पूरा भी कर लेती, लेकिन माँ के जाते ही उसके सारे शौक भी खत्म हो गए थे। बस इंटर के बाद ही उसने पढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बाय बोल दिया, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने बाप के कहने पर। उसे कुछ खबर नहीं थी कि तभी अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज और फिर भारी जूतों की भारी थाप ने खामोशी को चीर कर रख दिया था। फिर दरवाजा किसी जोरदार धमाके की आवाज के साथ खुला था और वेदिका का बाप रमेश हांफता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जिसके पीछे एक लंबे कद का गजब की कशिश और रौब वाला शख्स कंधे पर काली चादर डाले खड़ा था। अनजान मर्द को घर में आता देखते ही वेदिका ने जल्दी से अपने चेहरे पर दुपट्टे से घूंघट कर लिया था। आज तक उसके चेहरे पर कभी किसी गैर मर्द की निगाह नहीं पड़ी थी। ये बातें उसे उसकी माँ ने सिखाई थी। वो कहती थी, वेदिका, खुद को छुपा कर रखा करो, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती कहीं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाए। और ये सच भी था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हुई कोई परी हो, जो गलती से धरती पर प्रकट हो गई हो। बड़ी बड़ी सुरमई आंखें और उन आंखों पर पर्दा करती काली घनेरी पलकें, छोटी सी सुतवा नाक और उस नाक में पहना छोटा सा नथ उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता था। भरे भरे गाल जिनमें हल्का गुलाबी पंच लगता था और फिर कटावदार लाल अनारी होंठ।
जब वो मुस्कुराती तो उसके गालों में पड़ने वाले गहरे डिंपल सामने वाले का चैन लूटने के लिए काफी होते थे। वो बहुत छोटी सी थी, तभी से लोग उसकी एक झलक देखते ही थम जाया करते थे। जैसे जैसे उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, कुछ मर्दों की गंदी नजरें भी उसके हुस्न पर पड़ने लगी थीं। और इन्हीं गंदी नजरों को महसूस करते हुए उसकी माँ ने उसके बाहर जाने पर भी रोक लगा दी थी। वो स्कूल जाती तो उसकी माँ उसे पूरा कवर करके भेजती थी। अभी भी जब उसे लगा कि कोई उसके घर में दाखिल हुआ है, उसने तुरंत अपने चेहरे पर दुपट्टे से घूंघट खींच लिया था। आने वाला कोई और नहीं, ठाकुर हर्षवर्धन था। उसकी 6 फीट की गठीली काया, चौड़े मजबूत कंधे और राजसी चाल किसी को भी सम्मोहित कर दे। मर्दाना आकर्षण से भरपूर उसका तीखा गोरा चेहरा और घनी दाढ़ी मूछें उसकी बेपनाह खूबसूरती को और भी ज्यादा उभार रही थीं। लेकिन उसके चेहरे के कठोर भाव बेहद क्रूर और खौफनाक लग रहे थे। पापा, ये सब क्या है और ये लोग कौन हैं? वेदिका ने घबराकर उठते हुए कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी और एक अनजाना सा खौफ लहरा गया था, क्योंकि उसने अपने पापा के चेहरे पर कभी इतनी बेबसी और शर्मिंदगी नहीं देखी थी। खामोश हो जाओ वेदिका, और चुपचाप इनके साथ चली जाओ। यही तुम्हारा नसीब है। रमेश ने नजरें झुकाए हुए बुजदिलाना लहजे में कहा तो वेदिका का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने सामने खड़े हर्षवर्धन को देखा, जिसकी गहरी सियाह आंखें उस वक्त गुस्से में साक्षात आग बरसा रही थीं, जो उसकी बेमिसाल और जानलेवा पर्सनालिटी को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थीं। नसीब नहीं रमेश, इसे सौदा कहते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी मर्दाना और भारी आवाज में तीखे और जहरीले अंदाज में कहा। उस उसका ये अंदाज जितना डरावना था उतना ही दिलकश भी था। उसने एक रसूखदार कदम आगे बढ़ाकर वेदिका की नाजुक कलाई को अपनी लोहे जैसी मजबूत और गर्म गिरफ्त में जकड़ लिया। छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है? पापा, कुछ कहिए इनसे, ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वेदिका ने तड़पकर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर हर्षवर्धन की गिरफ्त किसी जंजीर की तरह मजबूत थी। उसने वेदिका को बेरहमी से अपनी ओर खींचा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। भगवान के लिए मुझे इन जालिमों के हवाले मत करें। मैंने क्या गुनाह किया है? वेदिका की चीखें आंगन की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, लेकिन रमेश किसी पत्थर की तरह जमीन को घूर रहा था। उसने एक बार भी अपनी बेटी की ओर नहीं देखा था। चीखना बंद करो लड़की। तुम्हारी आवाज अब उस हवेली की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए, जहां तुम अब उम्र भर के लिए कैद होने जा रही हो। हर्षवर्धन ने उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। वेदिका के पांव जमीन पर रगड़ खा रहे थे और उसका घूंघट सिर से ढलक गया था। आप ठाकुर नहीं, आप दरिंदे हैं। मेरे पापा बेगुनाह हैं। आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? वेदिका ने रोते हुए हर्षवर्धन के हाथ पर दांत से काटने की कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे एक ही झटके से गाड़ी के पिछले हिस्से में फेंक दिया और खुद उसके बराबर में बैठ गया। तुम्हारा बाप बेगुनाह नहीं, हर्षवर्धन ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। वेदिका गाड़ी के शीशे से अपने पापा को पुकारती रही। हवेली पहुंचते ही हर्षवर्धन ने उसे पकड़ा और घसीटता हुआ ऊपर के कमरे में ले गया, जहां उसने वेदिका को फर्श पर पटक दिया। वेदिका का सांस बुरी तरह फूल रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। हर्षवर्धन ने तुरंत अपने फैमिली वकील को हवेली बुलवाया और कोर्ट मैरिज के लीगल पेपर्स तैयार करवाए। जब वकील ने कागजात लाकर दिए तो हर्षवर्धन ने बड़ी बेरहमी से उन पेपर्स को वेदिका के ठीक सामने फर्श पर रख दिया और उसके आगे पेन फेंकते हुए कहा, इन कोर्ट मैरिज के पेपर्स पर साइन करो और चुपचाप मेरी पत्नी बन जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। वेदिका ने रोते हुए उन पेपर्स को देखा और पूरी हिम्मत जुटाकर उन्हें दूर फेंक दिया। वो गुस्से से चिल्लाई, नहीं करूंगी मैं कोर्ट मैरिज आपसे, चाहे आप मुझे जान से मार दें। मुझे आप जैसे घटिया इंसान की शक्ल से नफरत है। वेदिका ने गुस्से और हिकार से कोर्ट मैरिज के पेपर उठाए और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके हर्षवर्धन के चेहरे पर उछाल दिए। ये अपमान हर्षवर्धन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तुम जैसी कई आई और कई गईं। समझती क्या हो खुद को? अब तो शादी के बगैर ही तुमसे अपना बदला पूरा करूंगा। हर्षवर्धन ने दहाड़ते हुए उसका घूंघट नोच डाला। उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती ने एक पल के लिए हर्षवर्धन के होश उड़ा दिए। वो एकदम सुन्न रह गया, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। भगवान के लिए मुझे हाथ मत लगाइए, मैं मर जाऊंगी। वेदिका ने सिसकते हुए अपने चेहरे को हाथों से छुपाने की कोशिश की और बुरी तरह रोने लगी। उसकी हिचकियों से भरे रोने ने हर्षवर्धन के अंदर की दरिंदगी को एक पल के लिए जैसे जंजीर डाल दी थी। ठाकुर किसी नाजायज रिश्ते में हाथ नहीं डालता।
पहले तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना रहा था, मगर अब तुम इस हवेली की दासी बनकर रहोगी। हर्षवर्धन ने हिकारत से उसे छोड़ दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की की खूबसूरती देखकर पीछे क्यों हट गया। बाहर निकलो यहाँ से और जाकर रसोई में काम करो। आज से तुम्हारी यही औकात है। इस घर की, इस हवेली की दासी बनकर रहना पड़ेगा तुम्हें। हर्षवर्धन ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया और वेदिका लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर भागी थी, जबकि हर्षवर्धन वहीं खड़ा सोच रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। अगले दिन दोपहर में वेदिका हवेली की विशाल रसोई में बड़े से पतीले में चमचा चला रही थी। उसकी नाजुक कलाइयाँ भारी काम की आदी नहीं थीं और रसोई की गर्मी ने उसके गोरे चेहरे को गुलाबी कर दिया था। माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं और वो बार बार अपनी चुन्नी के पल्लू से उन्हें साफ कर रही थी। हवेली के बाकी नौकर अपने कामों में मसरूफ थे कि अचानक हर्षवर्धन के भारी कदमों की आहट गूंजी। सब बाहर निकलो यहाँ से, मुझे इस लड़की से कुछ जरूरी बात करनी है। हर्षवर्धन ने चौखट पर खड़े होकर सर्द लहजे में हुक्म दिया तो चंद सेकंडों में ही पूरी रसोई एकदम से खाली हो गई थी। वेदिका ने घबराकर देखा, जहाँ हर्षवर्धन अपने पूरे रसूख पूरे रौब के साथ खड़ा उसे ही घूर रहा था। फिर वो जैसे ही उसके करीब आया तो वेदिका फौरन पीछे हट गई। अब कहाँ गई आपकी वो ठाकुर शाही और वो रौब? उस वक्त तो बड़ा कह रहे थे कि ठाकुर किसी नाजायज रिश्ते को हाथ नहीं लगाते। वेदिका ने हिम्मत जुटाकर तीखे लहजे में कहा और तपते हुए चूल्हे से जरा पीछे हट गई। मगर हर्षवर्धन ने चंद ही कदमों में उसका रास्ता रोक लिया और उसे दीवार और अपने मजबूत वजूद के बीच घेर लिया। अब जो भी हो, लेकिन तुम मेरी हो। पंचायत के फैसले के तहत आई हो। तुम्हारे बाप ने भरी पंचायत में खुद तुम्हें मेरे हवाले किया है और मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। मेरा अधिकार तुम पर तुमसे ज़्यादा है। लेकिन हर्षवर्धन ने झुककर उसके कान के ठीक पास फुसफुसाया। उसके होठों की गर्म सांसें अब वेदिका के कानों से होती हुई उसकी गर्दन को छू रही थीं। वेदिका के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया था और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। हर्षवर्धन की गहरी नज़रें उसके भीगे हुए चेहरे, कांपते होठों और उन मदहोश कर देने वाली आंखों पर थमी थी, जिनमें गुस्से के पीछे एक अनजाना सा समर्पण भी छुपने लगा था। लेकिन क्या, क्यों खामोश हो गए आप? क्या अब आपको अपनी गैरत याद आ रही है? वेदिका ने भारी होती सांसों के बीच अपनी हथेली उसके चौड़े सीने पर रखी और उसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर उसकी उंगलियां हर्षवर्धन की धड़कनों को महसूस करके खुद ब खुद शिथिल हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ये नज़दीकी उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार को इस कदर बेकाबू क्यों कर रही है। लेकिन ये कि तुम में कुछ अलग बात है वेदिका। तुम्हारी ये झुकी पलकें और ये रूप मुझे अंदर तक झकझोर देता है। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे जिस्म से ज़्यादा तुम्हारी रूह को अपनी गिरफ्त में लेना है। हर्षवर्धन ने दूरी को पूरी तरह ख़त्म करते हुए अपना चेहरा उसके बेहद करीब कर लिया। उसके लहजे की वो पुरानी कड़वाहट अब एक मखमली कशिश और जुनून में बदल चुकी थी। वेदिका ने घबराकर अपनी नज़रें और झुका लीं, क्योंकि हर्षवर्धन की आंखों में उमड़ती ये बेपनाह शिद्दत उसके दिल के सारे अवरोधों को पिघला रही थी। आपको मुझसे सिर्फ नफरत करनी चाहिए ठाकुर, क्योंकि मैं यहाँ बेवजह इस हरजाने के रूप में आई हूँ। वेदिका ने सिसकते हुए बेहद धीमी आवाज़ में कहा। इस बार उसकी आवाज़ में हर्षवर्धन के लिए कोई नफरत या तीखापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेबसी थी जो सीधे हर्षवर्धन के दिल को छू रही थी। नफरत और मोहब्बत के बीच बहुत बारीक लकीर होती है वेदिका, और मुझे लगता है कि मैं उस लकीर को पार कर चुका हूँ। हर्षवर्धन ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से धीरे से उसकी ठोड़ी को छुआ और उसका चेहरा अपनी ओर उठाया। दोनों की नज़रें जब एक दूसरे से टकराईं तो वक्त जैसे ठहर गया। हर्षवर्धन मंत्रमुग्ध सा कुछ पलों तक उसकी मासूमियत और उसके होंठों की सुर्खी को निहारता रहा। सुनो, तुम्हारे होंठ नेचुरल लाल हैं या इन पर कोई सुर्खी लगाती हो? वो भारी आवाज़ में सरगोशी भरे अंदाज में कहता वेदिका के दिल को धड़कने पर मजबूर कर गया था। वेदिका ने शर्माकर अपनी पलकें और झुका लीं और अपनी उंगलियों के पोरों को दुपट्टे से भींचते हुए बेहद मासूमियत से बोली, आप मेरे होंठों को ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आती है। उसकी इस घबराहट और बच्चों जैसी मासूमियत पर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक दिलकश शरारत तैर गई। अच्छा चलो ठीक है, होंठों को नहीं देखता, फिर अपनी इन आँखों की खूबसूरती का राज ही बता दो। उसने थोड़ा और करीब झुकते हुए उसकी झुकी हुई घनी पलकों को बड़े ही गौर से निहारा था। वेदिका का दिल सीने में जैसे ढोल बजा रहा था। उसने घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने की नाकाम कोशिश की और बोली, आप मेरी आंखों को भी नहीं देख सकते ठाकुर साहब, प्लीज़ दूर हटिए।
हर्षवर्धन का मन इस वक्त वेदिका को और भी चिढ़ाने का कर रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी रुमानी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, आंखों को भी नहीं देख सकता? तो चलो ठीक है, तुम्हारी ये गाल इतने गुलाबी क्यों है? कम से कम इन्हीं का राज बता दो। ये कहते हुए उसने अपनी एक उंगली उठाई और बहुत धीरे से उसके गालों के उस मखमली गुलाबीपन को छुआ। हर्षवर्धन की उंगली का वो तपता हुआ स्पर्श महसूस होते ही वेदिका का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था और उसके गालों की लाली शर्म के मारे और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वेदिका का ये रूप हर्षवर्धन के जज्बातों में आग लगाने लगा था। उसका जी चाहा कि आगे बढ़कर वेदिका को अपने सीने से भींच ले, अपने होठों से छूकर उसे महसूस करे और उसकी रूह में उतर जाए। लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू कर गया, क्योंकि वेदिका के साथ अभी उसका कोई जायज़ रिश्ता नहीं था। वो इस नाजायज़ रिश्ते में कदम आगे बढ़ाने से खुद को रोक गया और एक गहरी सांस लेकर 2 कदम पीछे हट गया। जाओ यहाँ से वेदिका, इससे पहले कि मेरी धड़कनें मेरे इरादे बदल दें और मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त ही न दूँ। हर्षवर्धन ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए अचानक उसे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद किया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली। उसकी अपनी सांसें भी इस वक्त बेतरतीब हो रही थीं। वेदिका एक पल गवाए बिना धड़कते दिल के साथ वहां से भाग गई, लेकिन उसके पायल की छनक हर्षवर्धन के सूने दिल पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गई थी। वो पूरी तरह उस लड़की के सम्मोहन में कैद हो चुका था। 2-4 दिन के बाद हवेली के बड़े हॉल में गांव के गणमान्य लोग और कुछ दूसरे ठाकुर जमा थे। माहौल में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, क्योंकि गांव के नियम के मुताबिक ऐसी लड़की को या तो फौरन शादी के कानूनी बंधन में स्वीकार करना होता था या उसे आज़ाद करना होता था। बिना जायज़ रिश्ते के उसे अपने साथ नहीं रख सकते थे। हर्षवर्धन के पिता यानी बड़े ठाकुर के चेहरे पर नापसंदगी थी, मगर हर्षवर्धन बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये पंचायत और गांव का नियम यही चाहता है तो मैं बाहरी लोगों की बातों को हवा देने का आदी नहीं हूँ। हर्षवर्धन ने बुलंद आवाज में ऐलान किया और अपने साथ लाए हुए गवाहों पंडित जी को अंदर बुलाने का इशारा किया। हर्षवर्धन बेटा, क्या तुमने सोच लिया है? ये लड़की एक कातिल की बेटी है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना आसान न होगा। बड़ी ठकुराइन ने कमरे के कोने में खड़ी वेदिका को देखा, जो बड़ी ठकुराइन के दिए हुए भारी कढ़ाई वाले लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बड़ी ठकुराइन के दिल में पहले ही उस मासूम लड़की के लिए जगह बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने वेदिका के सलीके और शराफत को करीब से देखा था। मगर फिर भी वो ये सब कह रही थी, माँ, ये फैसला मेरा नहीं तकदीर का है, और अब जो भी हो ये लड़की इस हवेली की बहू बनकर ही रहेगी। हर्षवर्धन ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर पंडित जी की ओर मुतवज्जो हो गया, जबकि वेदिका किसी कठपुतली की तरह खामोश बैठी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी इस शख्स से होने जा रही है जिससे वो नफरत करती थी, लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। शादी के बाद बड़ी ठकुराइन ने मोहब्बत से वेदिका के सर पर हाथ रखा और उसे हर्षवर्धन के कमरे की तरफ ले जाने का इशारा किया, जबकि मर्दों की महफिल में अब हर्षवर्धन को मुबारकबादें दी जा रही थीं, मगर उसकी नज़रें सिर्फ उस दरवाजे पर जमी थीं। हर्षवर्धन जब कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ की खामोशी उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाने लगी। वेदिका बेड के कोने पर बैठी थी और वो आज मुकम्मल तौर पर एक दुल्हन के रूप में ढली हुई थी। सुर्ख रंग का भारी जोड़ा, माथे पर टीका और हाथों में लगी मेहंदी उसे किसी हूर की तरह बना रहे थे। हर्षवर्धन चंद लम्हे दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी खूबसूरती ने उसके होश उड़ा दिए थे। वेदिका की नज़रें झुकी हुई थीं और उसकी आंखों में तैरते आंसू उसकी अंदरूनी उलझन की गवाही दे रहे थे। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो इस बंधन से नफरत करना चाहती है या इसकी तरफ खींची जा रही है। हर्षवर्धन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आकर खड़ा हुआ था और फिर बेड पर उसके सामने बैठ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वेदिका का घूंघट हटा दिया। सामने वो मासूम चेहरा था जो अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर्षवर्धन ने अपनी जेब से कुछ रकम निकाली और उसे वेदिका के सामने रख दिया। ये तुम्हारा मुँह दिखाई का तोहफा है वेदिका। मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है, अब तुम मुझे मेरा हक दो। आज की रात मुझे खुद के करीब आने की इजाज़त दो। हर्षवर्धन ने गहरी और भारी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में मौजूद शिद्दत वेदिका को बेचैन कर रही थी। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी का कोई हक अदा करूँगी। मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती हुई है, मैं आपको कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी, कभी नहीं। वेदिका ने गुस्से और रोती हुई आवाज़ में कहा और वो पैसे उठाकर वापस हर्षवर्धन की तरफ उछाल दिए।
उसके लहजे में मौजूद बगावत ने हर्षवर्धन को हैरान नहीं किया था, बल्कि उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। जैसे भी हुआ, अब शादी हो चुकी है वेदिका, अब तुम मेरी हो। ठाकुर हर्षवर्धन से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता, चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के करीब झुककर कहा और उसके आंसुओं को अपने पोरों से साफ कर दिया, जिस पर वेदिका ने तड़प कर रुख मोड़ लिया। लेकिन हर्षवर्धन की सख्त पकड़ से खुद को आज़ाद न कर पाई। वो उसे बाहों में भरता सीने से भींच गया। आज तो उसे मौका मिला था वेदिका को महसूस करने का। वो उसके मखमली वजूद की नरमी को सीने से लगाए उसे दिल से महसूस कर रहा था, और जैसे उसके अंदर तक कोई गहरा सुकून उतरता चला गया था। बड़ी बेताबी से हर्षवर्धन के हाथ उसके वजूद पर फिसलते जा रहे थे। धीरे धीरे वो उसे हर चीज़ से आज़ाद करता जा रहा था, और आखिर में उसे बड़े ही नरमी से तकिए पर लिटाता हुआ बहुत देर तक उसके लाल होठों को देखता रहा। आज तुम्हारे होठों की खैर नहीं वेदिका, जिन्होंने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चुराया है। बड़ी बेताबी से वो उसके लाल अनारी होठों पर झुक गया था। बुरी तरह उन्हें पीता हुआ वो उसके होठों को और भी लाल कर गया था। कमरे में जलती रोशनी मध्यम हो चुकी थी और बाहर रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। हर्षवर्धन ने वेदिका के हर तरह के विरोध को अपने प्यार और दीवानगी से ख़त्म कर दिया था। वो उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था, जहाँ वेदिका थककर अब पुरसुकून हो चुकी थी। उसके दिल में मौजूद नफरत की जगह अब एक अजीब से एहसास ने ले ली थी, जिसका नाम शायद वो अभी तक नहीं जानती थी। हर्षवर्धन ने उसके माथे पर चूमा और उसे खुद में और भी ज़्यादा भींच लिया। मैंने कहा था ना वेदिका कि तुम मेरी हो। देखो, अब तुम मेरे ही शरीर का हिस्सा बन चुकी हो, मेरी अर्धांगिनी बन चुकी हो तुम। हर्षवर्धन ने उसके कान में फुसफुसाया तो वेदिका ने शर्म से आंखें मूंद लीं। कमरे में सिर्फ उनकी गहरी सांसों की आवाज़ें थीं जो एक दूसरे में जज्ब हो रही थीं। जब सुबह वेदिका की आंख खुली तो उसने खुद को हर्षवर्धन के मजबूत घेरे में पाया। सूरज की रोशनी हर्षवर्धन के शांत चेहरे पर पड़ रही थी, जो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। वेदिका ने खामोशी से उसे देखा और उसके दिल के किसी कोने में इस रौबदार ठाकुर के लिए नरमी पैदा होने लगी। तुम जाग गई हो या अभी और मुझे निहारने का इरादा है? हर्षवर्धन ने आंखें खोले बिना ही मुस्कुराते हुए कहा और उसे अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। छोड़िए, मुझे सुबह हो गई है, मुझे नीचे जाना है, वेदिका ने बनावटी ओसे से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद सुर्खी उसके बदलते जज्बातों को बयां कर रही थी। हर्षवर्धन ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया। शाम को हवेली के बाहरी लॉन में शादी की रिसेप्शन की पार्टी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जारी थी। रंग बिरंगी रोशनियों ने रात को दिन में बदल दिया था। हर्षवर्धन काले रंग के 3 पीस सूट में बेहद खूबसूरत लग रहा था, जबकि वेदिका सुनहरे और हरे रंग के भारी जोड़े में किसी राजकुमारी की तरह उसके पहलू में बैठी थी। हर्षवर्धन की नज़रें एक पल के लिए भी उससे हट नहीं रही थीं। अपना मूड ठीक करो वेदिका, वरना लोग समझेंगे कि ठाकुर हर्षवर्धन अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता। हर्षवर्धन ने झुककर उसके कान में धीमे से मगर रौबदार आवाज में कहा, लोगों को जो समझना है समझने दें, क्योंकि सच तो यही है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठी। वेदिका ने रुख मोड़कर तीखे लहजे में जवाब दिया तो हर्षवर्धन ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। वेदिका का दिल इस छुअन पर जोर से धड़का, मगर उसने फौरन नजरें झुका लीं। जब पार्टी खत्म हुई तो वेदिका अपने कमरे में पहुंच गई। उसने अपने गले में मौजूद उस हार को छुआ जो हर्षवर्धन ने उसे पहनाया था। क्या मैं वाकई उस शख्स की तरफ आकर्षित हो रही हूँ जिसने मुझे जलील किया था? वेदिका ने आईने में खुद से सवाल किया और फिर बिस्तर पर गिरकर सोचों में गुम हो गई। उसे याद आया कि कैसे हर्षवर्धन ने आज पूरी महफिल में उसका हाथ थामे रखा था, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि ये लड़की अब उसकी इज्जत है। वो ठाकुर है और ठाकुर कभी किसी के नहीं होते, लेकिन उसका लहजा मेरे लिए बदल क्यों रहा है? ये अकेले में सब कुछ सोचते हुए वो धीरे से मुस्कुरा दी थी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा, जैसे वो अपनी इस मुस्कुराहट से खुद ही शर्मा गई हो। अगले दिन हवेली के हॉल में बड़े ठाकुर साहब गुस्से में बैठे थे। उन्होंने सुना था कि हर्षवर्धन अब इस समझौते के तहत आई हुई पत्नी को हवेली की असली मालकिन का दर्जा दे रहा है। जब हर्षवर्धन अंदर दाखिल हुआ तो बड़े ठाकुर ने हिकारत से उसकी तरफ देखा। हर्षवर्धन, मैं सुन रहा हूँ कि तुमने पंचायत के फैसले से आई लड़की को सिर पर बिठा रखा है। क्या तुम भूल गए हो कि वो किसकी बेटी है? बड़े ठाकुर की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी।
जबकि वेदिका पर्दे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी और उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। पिताजी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपके हर फैसले के सामने सर झुकाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी के बारे में आइंदा ऐसा मत बोलिएगा। हर्षवर्धन ने अपनी आवाज़ को धीमा रखते हुए मगर अत्यंत मजबूत और तीखे लहजे में जवाब दिया, जिसने बड़े ठाकुर को भी हैरान कर दिया था। वो एक मुजरिम के खून का हर्जाना है हर्षवर्धन, उसे उसकी औकात में रखो। बड़े ठाकुर ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा तो हर्षवर्धन की आंखों में चमक लहराई। वो जिस भी वजह से यहाँ पर आई थी, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है और उसकी तौहीन का मतलब ठाकुर हर्षवर्धन की तौहीन है। अब उसका माजी ख़त्म हो चुका है और उसका हाल और मुस्तकबिल सिर्फ मुझसे जुड़ा है। हर्षवर्धन ने दो टूक शब्दों में अपनी बात ख़त्म की और वहाँ से पलट गया। पर्दे के पीछे खड़ी वेदिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि उस सुरक्षा के एहसास के थे जो उसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में मिला था। उसे एहसास हुआ कि हर्षवर्धन सचमुच उसे कबूल कर चुका है और उसके लिए अपने पिता से भी टकरा सकता है। दोपहर में हर्षवर्धन अपना बैग तैयार कर रहा था क्योंकि उसे किसी ज़रूरी कारोबारी काम से शहर जाना था। वेदिका कमरे में मौजूद तो थी, मगर हमेशा की तरह उसने खुद को किसी काम में मसरूफ़ दिखाकर बेरुखी ओढ़ रखी थी। हालांकि वो अंदर ही अंदर हर्षवर्धन के जाने की खबर से उदास हो रही थी। मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ वेदिका, और मेरा इरादा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैं ये 2 दिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यार, एक रात में मन ही कहाँ भरता है। उसकी आखिरी बात सुनकर वेदिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वेदिका की तरफ से जवाब न आने पर हर्षवर्धन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो बैठ के ज़्यादा ठीक करने का बहाना कर रही थी। मैंने शहर जाकर क्या करना है? मैं इस हवेली में ठीक हूँ। वैसे भी आपको अपने काम से जाना है, मेरा वहाँ क्या काम? वेदिका ने सर उठाए बिना जवाब दिया। उसके लहजे में वही पुरानी बेजारी थी, लेकिन उसकी उंगलियाँ चादर के कोने को बेचैनी से मरोड़ रही थीं। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ जा रही हो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। हर्षवर्धन ने बैग वहीं छोड़ा और चंद कदमों में उसके पास पहुंचकर उसका हाथ थाम लिया। उसकी कुर्बत की तपिश वेदिका के चेहरे को गुलाबी करने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वेदिका ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हर्षवर्धन ने उसे कमर से थामकर अपनी ओर खींचा, यहाँ तक कि उसका वजूद हर्षवर्धन के मजबूत सीने से जा लगा। ज़बरदस्ती तो मैंने कभी की ही नहीं वेदिका। अगर की होती तो तुम आज मुझसे इस तरह बहस न कर रही होती। हर्षवर्धन ने झुककर उसकी आंखों में झांका, जहां अब गुस्सा कम और हया ज़्यादा थी। उसने अपने दूसरे हाथ से वेदिका के चेहरे पर आने वाली लट को कान के पीछे कर दिया। प्लीज छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? वेदिका ने धीमी आवाज़ में विनती की। उसकी सांस अब बेतरतीब हो रही थी और हर्षवर्धन की आंखों में मौजूद शिद्दत उसे पिघला रही थी। देख लेने दो, सबको पता चलना चाहिए कि ठाकुर हर्षवर्धन अपनी पत्नी के बिना एक पल नहीं रह सकता। अब बोलो, चलोगी मेरे साथ या मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी में बिठाऊं? हर्षवर्धन ने शरारत और मोहब्बत के मिले जुले लहजे में कहा और उसकी ठोड़ी को जरा सा बुलंद कर दिया। वेदिका ने हर्षवर्धन के इस नए रूप को देखा तो उसके दिल का सारा विरोध ढेर हो गया। आप बहुत जिद्दी हैं। वेदिका ने नजरें झुका ली। ये पहली बार था कि उसने हर्षवर्धन के सामने अपनी हार स्वीकार की थी, लेकिन ये हार उसे जीत जैसी लग रही थी। जीत तो मैंने अभी शुरू की है वेदिका। अभी तो तुम्हें शहर की रोशनियों में घुमाना है और ये बताना है कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखती हो। हर्षवर्धन ने उसके माथे पर एक लंबा और पुरसुकून स्पर्श दिया तो कमरे का माहौल अब मोहब्बत के जादू में डूबा हुआ था और वेदिका को पहली बार एहसास हो रहा था कि वो इस कैद से अब कभी आज़ाद नहीं होना चाहती। शहर के आलीशान इलाके में स्थित हर्षवर्धन का बंगला हवेली की तुलना में बहुत आधुनिक और शांत था। गाड़ी जैसे ही पोर्च में रुकी, हर्षवर्धन ने खुद उतरकर वेदिका के लिए दरवाज़ा खोला। वेदिका, जो कि खामोशी से बाहर के नज़ारे देख रही थी, हर्षवर्धन के इस ध्यान पर एक बार फिर शर्मा गई। रात के साए गहरे हो चुके थे और बंगले के लॉन में लगी मध्यम लाइटें एक जादुई समा पैदा कर रही थीं। काफ़ी खामोशी है यहाँ पर, क्या यहाँ कोई और नहीं रहता? वेदिका ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में अनजानी सी घबराहट थी, क्योंकि वो इतने बड़े और शांत घर में रहने की आदी नहीं थी। यहाँ सिर्फ मैं होता हूँ जब शहर आता हूँ। आज से ये तुम्हारा भी घर है। यहाँ ना कोई ठाकुरशाही व्यवस्था है, ना ही पंचायत। यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। हर्षवर्धन ने उसके पीछे आकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा। कमरा हल्की सी खुशबू से महक रहा था। हर्षवर्धन ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद उसके लिए कॉफ़ी बनाने चला गया।
जब वो वापस आया तो वेदिका खिड़की से शहर की रोशनियां देख रही थी। ये रोशनियां बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो। वेदिका ने मुड़कर हर्षवर्धन को देखा, जो उसकी आंखों में नमी थी। हर्षवर्धन ने कॉफी का मग मेज पर रखा और उसके करीब आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। ख्वाब होता तो तुम मेरे इतना करीब ना होती। अब इन आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ मेरी मोहब्बत होनी चाहिए। हर्षवर्धन ने उसके हाथ चूमते हुए कहा तो वेदिका ने खामोशी से अपना सर उसके सीने पर रख दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शहर की इन रोशनियों से ज़्यादा सुकून उसे हर्षवर्धन के घेरे में मिल रहा है। अचानक ही बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट ने खामोशी को चीर डाला। वेदिका हड़बड़ा उठी। बाहर से शीशे टूटने की आवाज़ें आ रही और इंसानी चीख पुकार ने माहौल को खौफनाक बना दिया था। हर्षवर्धन एक झटके से अपने खुमार से जागा और उसकी पहली नज़र वेदिका पर पड़ी, जो खौफ से थर थर काँप रही थी। ये क्या हो रहा है? बाहर कौन है? वेदिका ने सिसकते हुए हर्षवर्धन का बाजू मजबूती से जकड़ लिया था। उसकी आंखों में मौत का खौफ नाच रहा था। हर्षवर्धन ने फौरन बेड के पास मौजूद दराज से अपनी गन निकाली और वेदिका को बेड से नीचे फर्श पर बिठा दिया। कुछ नहीं होगा वेदिका, तुम बस यहाँ से हिलना मत। ये मेरे दुश्मनों की बुज़दिलाना चाल है, मैं अभी देख कर आता हूँ। हर्षवर्धन का लहजा फिर से वही तीखा और रौबदार हो गया था। लेकिन जैसे ही वो उठने लगा, वेदिका ने रोते हुए उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके वजूद से बुरी तरह चिपक गई। भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाइए, वो आपको मार देंगे। मुझे आपके बिना नहीं रहना। वेदिका की हिचकियाँ बंद गई थीं। उसने हर्षवर्धन को इतनी सख्ती से थाम रखा था कि हर्षवर्धन के लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था। हर्षवर्धन ने एक लम्हे के लिए हथियार नीचे किए और घुटनों के बल बैठकर उसे अपने सीने में छिपा लिया। खामोश हो जाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये ठाकुर हर्षवर्धन का वादा है। बाहर गोलियों की आवाज़ें और भी करीब आ रही थीं और हमलावर घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हर्षवर्धन का पूरा ध्यान इस वक्त अपनी डरी हुई पत्नी पर था, जिसे वो हर हाल में बचाना चाहता था। कुछ देर की भीषण गोलाबारी के बाद बाहर शोर थम गया था, क्योंकि हर्षवर्धन के बॉडीगार्ड्स ने हमलावरों को मार भगाया था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन दूर से सुनाई दे रहे थे। हर्षवर्धन ने जब महसूस किया कि खतरा टल गया है तो उसने वेदिका के चेहरे से बाल हटाए, जो पसीने और आंसुओं से भीग चुके थे। वेदिका अभी भी उसके सीने से लगी सिसक रही थी। देखो, सब ठीक हो गया है, अब कोई नहीं आएगा, तुम सुरक्षित हो। हर्षवर्धन ने उसे सहारा देकर उठाया और बेड पर बिठा दिया। वेदिका ने हर्षवर्धन के चेहरे पर मौजूद खरोंच को देखा, जो शायद किसी कांच के लगने से आई थी। उसने लरजते हाथों से उसे छुआ। आपको चोट लगी है, मेरी वजह से आप खतरे में पड़ गए, वेदिका ने पछतावे से कहा। तो हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया और मुस्कुराने लगा। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। ये खरोंच तो कुछ भी नहीं है, बस तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। हर्षवर्धन ने उसे दोबारा अपनी बाहों में समेट लिया था। बाहर सुबह का उजाला फैलना शुरू हो गया, लेकिन इस बार की सुबह पहले से अलग थी। वेदिका के दिल से खौफ निकल चुका था और उसकी जगह इस यकीन ने ले ली थी कि हर्षवर्धन उसकी ज़िंदगी की सबसे मजबूत पनाहगाह है। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वेदिका ने हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए इकरार किया और हर्षवर्धन ने उसे खुद में भेज लिया। शहर के इस बंगले में अब हमले की दहशत ख़त्म हो चुकी थी और हर तरफ सिर्फ मोहब्बत और सुकून का राज था। शहर की शाम ढल रही थी और आसमान पर नारंगी रंग की लहरें फैलने लगी थीं। वेदिका बंगले के लॉन्ज में खड़ी बाहर बार बार घड़ी देख रही थी। कल रात के खौफनाक हमले के बाद एक पल के लिए भी सुकून नहीं महसूस कर पा रही थी। हर्षवर्धन सुबह सुबह एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकला हुआ था और अब वापस आने का समय हो चुका था। अचानक पोर्च में गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई तो वेदिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लपककर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हर्षवर्धन अंदर दाखिल हुआ तो उसकी चाल में वो हमेशा वाला रौब और तेजी नहीं थी। उसका चेहरा आम दिनों से ज़्यादा पीला लग रहा था और आंखें लाल हो रही थीं। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और माथे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। उसने वेदिका की तरफ देखकर एक मध्यम सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की, मगर उसकी कमजोरी छिप नहीं सकी थी। आप आ गए? वेदिका ने करीब आते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, मगर हर्षवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस आंखें मूंद ली थीं। वेदिका को कुछ अजीब सा लगा तो वो हिचकिचाते हुए उसके बिल्कुल करीब आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। हर्ष, आप ठीक तो है ना? उसने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा था।
हर्षवर्धन ने तड़प कर आंखें खोली और उसे देखा। उसके लहजे की मिठास ने हर्षवर्धन के अंदर एक हलचल मचा दी थी, मगर उस वक्त उसका पूरा वजूद आग की तरह तप रहा था। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है, हर्षवर्धन ने भारी आवाज में कहा और उठने की कोशिश की, मगर उसे चक्कर आ गया और वो दोबारा सोफे से जा लगा। वेदिका ने घबराकर अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो वो एकदम पीछे हटी। हे भगवान, आपका शरीर तो तंदूर की तरह दहक रहा है। आपको इतना तेज बुखार है और आप कह रहे हैं कि आप ठीक हैं। वेदिका की आवाज़ में अब परेशानी और डर साफ झलक रहा था। इस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं था जो देख रेख कर सके। हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने माथे पर रख लिया था। तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है वेदिका, इसे यहीं पर रखा रहने दो, हर्षवर्धन ने अधखुली आंखों से उसे देखते हुए पुकारा था। तो वेदिका का दिल पिघल कर रह गया। उसने अपनी सारी झिझक दरकिनार कर दी और उसे सहारा देकर उठाने लगी। चलिए, कमरे में चलिए, यहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा। वेदिका ने हर्षवर्धन का बाजू अपने कंधे पर रखा और उसे संभालती हुई ऊपर कमरे की तरफ ले जाने लगी। हर्षवर्धन का पूरा बोझ उसके नाजुक वजूद पर था, मगर इस वक्त उसे अपनी तकलीफ से ज़्यादा हर्षवर्धन की हालत की फिक्र थी। उसे बेड पर लेटाने के बाद वेदिका ने जल्दी से उसके जूते उतारे और उस पर कंबल डाल दिया। मैं अभी आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ और पट्टियाँ भी करनी होंगी, बुखार बहुत ज़्यादा है। वेदिका मुड़ने लगी तो हर्षवर्धन ने उसके साड़ी का पल्लू थाम लिया। कहीं मत जाओ, बस मेरे पास बैठो। हर्षवर्धन के लहजे में इस वक्त किसी ठाकुर की सख्ती नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे की तरह चाहत थी। वेदिका ने नरमी से उसका हाथ चूम लिया। मैं अभी आ रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट में। वो रसोई की तरफ भागी और जल्दी जल्दी चिकन सूप तैयार करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो खुद को संभाले हुए थी। थोड़ी देर के बाद वो सूप का प्याला और ठंडे पानी का कटोरा लेकर वापस आ गई थी। हर्षवर्धन अर्ध बेहोशी की हालत में था और लगातार करा रहा था। वेदिका ने पानी में रुमाल भिगोया और नरमी से उसके माथे पर रखना शुरू कर दिया। इतना गुस्सा करते हैं ना आप, इसीलिए बुखार ने भी आपको इतनी सख्ती से जकड़ा है। वेदिका ने खुद से बात करते हुए उसके माथे पर पट्टी रखी तो हर्षवर्धन ने धीरे से आंखें खोली। गुस्सा तो मुझे आ जाता है वेदिका, लेकिन तुम्हारे इस स्पर्श ने तो मेरी सारी गर्मी खींच ली है, हर्षवर्धन ने उसे देखते हुए कहा तो वेदिका का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से नजरें झुका ली और सूप का चम्मच उसके होठों के करीब ले आई। खामोशी से ये सूप खत्म करो, सारा का सारा, ताकि दवाई असर कर सके। वेदिका ने उसे जबरदस्ती सूप पिलाया और फिर से उसे दवाई दी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। पूरी रात वेदिका उसके सिरहाने बैठी उसकी पट्टियां करती रही। वो थक कर वहीं बेड के कोने से सर टिकाकर बैठ गई थी, मगर उसकी नजरें हर्षवर्धन के शांत होते चेहरे पर थीं। रात के आखिरी पहर जब हर्षवर्धन का बुखार टूटा तो उसने देखा कि वेदिका वहीं अधखुली आंखों से बैठी है और उसका हाथ अभी भी हर्षवर्धन के हाथ में है। हर्षवर्धन ने उसे आहिस्ता से पुकारा तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। आप ठीक हैं? अब बुखार कैसा है? वेदिका ने फौरन उसके माथे को छूकर चेक किया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि बुखार अब उतर चुका था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पास जो थी। हर्षवर्धन ने उसे अपनी ओर खींचा तो वो उसके सीने पर आ गिरी। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी उनके चेहरों को और भी ज़्यादा नुमाया कर रही थी। पता है, जब तुम कल रात मुझसे चिपक कर रो रही थी तब मुझे लगा कि काश ये वक्त वहीं रुक जाए। हर्षवर्धन ने उसके कान के करीब फुसफुसाया तो वेदिका शर्माकर और ज़्यादा उसके सीने में छिपने लगी। आप बहुत बुरे हैं, ऐसी बातें मत कीजिए, वेदिका ने धीमी आवाज़ में कहा तो हर्षवर्धन ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उसके गालों की सुर्खी देखकर हर्षवर्धन के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बुरा तो मैं हूँ वेदिका, लेकिन तुम्हारी इस देख रेख ने मुझे तुम्हारा कैदी बना दिया है। अब तुम इस ठाकुर को कैसे रिहा करोगी? हर्षवर्धन ने उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई को पढ़ते हुए कहा तो वेदिका की नज़रें उसके होठों और आंखों के बीच अटक रही थीं। फिर उसने हर्षवर्धन के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। मैं आपको कभी रिहा नहीं करना चाहती हर्षवर्धन, आप मेरी वो कैद हैं जिसमें मुझे सुकून महसूस होता है। वेदिका के इस इकरार ने हर्षवर्धन के दिल में खुशी का तूफान बर्पा कर दिया। उसने उसे और ज़्यादा शिद्दत से अपने घेरे में ले लिया। बाहर सुबह की रोशनी हो रही थी और कमरे के अंदर दो दिल एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे, जहां अब न कोई बदला था, न ही पंचायत का कोई फैसला, बस मोहब्बत का रिश्ता था। शहर से वापसी का सफ़र खामोश था, मगर ये खामोशी बोझिल नहीं बल्कि पुरसुकून थी। हर्षवर्धन गाड़ी चला रहा था और उसकी नज़रें बार बार अपने बराबर में बैठी वेदिका पर पड़ रही थीं, जो खिड़की से बाहर बदलते हुए नज़ारों को देख रही थी।
हवेली के करीब पहुंचते ही वेदिका के दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगी। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसे यहाँ घसीट कर लाया गया था, लेकिन अब वो यहाँ की ठकुराइन बनकर लौट रही थी। हवेली के बड़े गेट पर कदम रखते ही बड़ी ठकुराइन ने उसका स्वागत किया था। वेदिका ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनक लौट आई है वेदिका, बड़ी ठकुराइन ने मोहब्बत से कहा। लेकिन इसी दौरान आंगन के दूसरे कोने में खड़े बड़े ठाकुर की गुस्सैल नजरों ने वेदिका को सहमा दिया था। हर्षवर्धन ने फौरन वेदिका का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ कमरे की तरफ ले जाने लगा। तुम परेशान मत हो, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी की नज़रों से डरने की ज़रूरत नहीं। हर्षवर्धन ने कमरे में दाखिल होते हुए उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। शहर से वापसी के बाद हवेली का माहौल वेदिका को बोझल सा लग रहा था। हर्षवर्धन कारोबारी मामलों में मसरूफ था और वेदिका अकेली हवेली के बरामदे में टहल रही थी। वो उन कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही थी जो इन दीवारों से जुड़ी हुई थीं। अचानक उसे बड़े ठाकुर के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दी। वो उत्सुकता के मारे रुक गई और खिड़की की ओर से झांकने लगी। तुम्हें क्या लगता है हर्षवर्धन, उस लड़की को हमेशा पलकों पर बिठा कर रखोगे? बड़े ठाकुर की आवाज़ में हिकारत की बही पुरानी काट थी। वो एक मुजरिम की बेटी है जिसके बाप ने हमारी नाक काटी और फिर अपनी जान बचाने के लिए उसका सौदा कर दिया, बड़े ठाकुर के करीबी दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वेदिका के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर बर्फ डाल दी हो। रमेश ने खुद अपने हाथों से लिख कर दिया है कि वो वेदिका को पंचायत के फैसले के तहत हर्जाने के रूप में सौंप रहा है ताकि उसका खून माफ़ कर दिया जाए। उस बुज़दिल ने अपनी बेटी की ज़िंदगी का सौदा सिर्फ एक दस्तखत से कर दिया था। बड़े ठाकुर ने मेज पर एक पुराना सा कागज पटकते हुए कहा, जबकि वेदिका की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो बाप जिन्हें वो मजलूम समझती रही, जिसके लिए वो हर्षवर्धन से लड़ती रही, वही उसकी बर्बादी की असली वजह था। वेदिका वहाँ से लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की ओर भागी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर चुकी थीं। उसने आईने में खुद को देखा। उसे अपने ही वजूद से घिन आने लगी। वो एक ऐसे शख्स का खून थी जो अपनी ही बेटी का व्यापार कर चुका था। मैं किस मुंह से हर्षवर्धन का सामना करूंगी? मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा, जबकि असली दरिंदा तो मेरा अपना बाप निकला, उसने सिसकते हुए खुद से कहा और वहीं फर्श पर ढेर हो गई। पछतावे की आग उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। रात के साए गहरे हो चुके थे। जब हर्षवर्धन कमरे में दाखिल हुआ, उसे उम्मीद थी कि वेदिका हमेशा की तरह बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वहाँ खामोशी और अंधेरा फैला हुआ था। उसने लैंप जलाया तो देखा वेदिका सोफे के पास फर्श पर सर घुटनों में दिए बैठी है। वेदिका का ये हाल देखते ही वो बुरी तरह हैरान हुआ था। वेदिका, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और फर्श पर क्यों बैठी हो? हर्षवर्धन ने परेशानी से लपक कर उसे कंधों से थामा और उठाने की कोशिश की, मगर वेदिका ने तड़प कर अपना सर हर्षवर्धन के पैरों पर रख दिया। मुझे माफ़ कर दें हर्ष, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैंने आपको हमेशा नफरत की नज़र से देखा, जबकि आप तो मेरी ज़िंदगी के रक्षक हैं। वेदिका की हिचकियाँ बंद गई थीं। हर्षवर्धन ने जबरदस्ती उसे उठाया और सोफे पर बिठाकर उसका रोता हुआ चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। उसकी उंगलियां वेदिका के आंसुओं को पोंछ रही थीं, मगर वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हें सच पता चल गया है ना वेदिका? हर्षवर्धन ने बेहद नरम लहजे में पूछा, जिसमें कोई तंज नहीं बल्कि सिर्फ हमदर्दी थी। हाँ, मुझे पता चल गया है कि मेरा बाप कितना बड़ा सौदागर था। उसने मुझे अपनी जान बचाने के बदले बेच दिया था और मैं पगली आपको जालिम समझती रही, आपकी दी हुई हर सहूलियत को अपना अपमान समझती रही। वेदिका ने हर्षवर्धन के हाथों पर अपने हाथ रख दिए थे और उसकी आंखों में मौजूद उस बेपनाह मोहब्बत को पढ़ने लगी जो अब तक उसकी अना की वजह से उसे नजर नहीं आई थी। मैंने जिस दिन तुम्हारा घूंघट नोचा था ना, उसी दिन मैंने तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई देख ली थी जो तुम्हारे पापा के गुनाहों से बिल्कुल पवित्र थी। जब तुम्हारे बाप ने भरी पंचायत में तुम्हारी बोली लगाई, अपनी जान के बदले कितनी ही देर तक मैं सने रह गया था कि कोई बाप इतना निर्दयी, इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। और फिर मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। मेरा भाई तो चला गया था, उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, लेकिन मैं एक लड़की की इज्जत तो बचा ही सकता था। मैंने तुम्हारे बाप की आंखों में वो नीचता देखी थी कि अगर वो तुम्हारा सौदा मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ कर देता। और समाज में इंसान नहीं बल्कि आदमखोर भेड़िए घूमते हैं। जो भी तुम्हारा सौदा करके ले जाता वो तुम्हें नोच खाता। मैं तुम्हारे बाप की बात मान गया और तुम्हें सौदे में स्वीकार कर लिया।
मैंने तुम्हें समझौते के तहत अपने घर लाया ही इसलिए था कि कोई और तुम्हारा सौदा न कर सके और तुम्हारी इज्जत पर आँच न आए। हर्षवर्धन ने झुककर उसके माथे को चूम लिया और उसे अपने मजबूत सीने में छिपा लिया। वेदिका ने हर्षवर्धन की शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया, जैसे वो इस पनाहगाह को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। आपने मेरे लिए अपने पिता से जंग की, मुझे शहर लेकर गए, मेरी देखरेख की, और मैं आपको हमेशा शक की नज़र से देखती रही। वेदिका ने सिसकते हुए उसके सीने पर अपना सर टिका दिया। हर्षवर्धन ने उसे खुद में और ज़्यादा भींच लिया। नफरत और मोहब्बत के बीच एक पर्दा होता है वेदिका, और आज वो पर्दा गिर चुका है। अब सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। हर्षवर्धन ने उसके कान में फुसफुसाया तो वेदिका के पूरे वजूद में एक मीठी सी लहर दौड़ गई। उसने अपना सर उठाया और हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए वो शब्द कहे जिनका हर्षवर्धन को कब से इंतजार था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हर्षवर्धन। आप मेरी वो जिंदगी हैं जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। हर्षवर्धन के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने वेदिका को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़ा, जहां अब सिर्फ उनकी मोहब्बत का राज होना था। अगली सुबह की रोशनी जब पर्दों को चीरती हुई अंदर आई तो वेदिका ने खुद को हर्षवर्धन के घेरे में पाया। हर्षवर्धन अभी तक सो रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वेदिका ने बेहद नरमी से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरी तो हर्ष ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। अब कोई शिकवा तो नहीं है ना ठकुराइन? मेरे प्यार में कोई कमी रहती है तो बता देना, मैं हर तरीके से तुम्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा मेरी जान। वो धीरे से उसके होठों को अपनी उंगलियों से छू गया था। उसने उसे शरारत से छेड़ा तो वेदिका का गोरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली, मगर हर्षवर्धन ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। अब सिर्फ सुकून है हर्ष, वो सुकून जो सिर्फ आपकी बाहों में मिलता है, वेदिका ने मध्यम आवाज में कहा। हर्षवर्धन ने खींचकर उसे और भी करीब कर लिया था और उसे वो सब कुछ देने का वादा किया जो वो अब तक नहीं पा सकी थी। आज से ये हवेली तुम्हारे इशारों पर चलेगी। यहाँ कोई हर्जाना या मजबूरी नहीं है। यहाँ तुम सिर्फ ठाकुर हर्षवर्धन की रानी हो। हर्षवर्धन ने जज्बाती अंदाज में कहा और उसे अपने दिल की धड़कनों के करीब कर लिया। बाहर पक्षियों की चहचहाहट और हवेली की रौनक एक नए दौर के आगाज पर थी। वेदिका ने हर्षवर्धन के कंधे पर सर रखा और खिड़की से बाहर फैले हुए अपने रोशन भविष्य को देखा, जहाँ अब कोई डर नहीं, कोई सौदा नहीं, बल्कि सिर्फ एक लाजवाब और अमर मोहब्बत थी। तुम मेरी हो वेदिका, हमेशा के लिए। हर्षवर्धन ने आखिरी बार उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाई और वेदिका ने मुस्कुराकर अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। हवेली में आज बड़ी चहल पहल थी। हर्षवर्धन के कारोबार की एक बहुत बड़ी कामयाबी की खुशी में एक बहुत ही आलीशान दावत दी जा रही थी, जिसमें दूर दराज से ठाकुर और गणमान्य लोग आमंत्रित थे। हवेली की दरो दीवार जगमगा रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन के दिल का चिराग तो अपने कमरे में मौजूद उस हसीना के लिए जल रहा था, जिसे उसने आज अपनी पसंद की एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनने की फरमाइश की थी। कमरे के अंदर वेदिका आईने के सामने खड़ी खुद को देखकर उलझन का शिकार थी। उसने हर्षवर्धन की पसंद की गहरे बैंगनी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। स्लीवलेस छोटा सा ब्लाउज उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहा था, जिसका कढ़ाईदार बॉर्डर उसके गोरे रंग पर कयामत ढा रहा था। साड़ी का पल्लू उसके नाजुक कंधे से ढलक कर जमीन को छू रहा था और उसकी कमर की लचक इस लिबास में और भी ज़्यादा नुमाया हो रही थी। उसने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया जिसमें फूल महक रहे थे। मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब मुझे ही देखेंगे और हर्षवर्धन को तो वैसे ही हर बात पर गुस्सा आ जाता है। वेदिका ने आईने में अपने अक्स से बात करते हुए लरसते हाथों से अपने कानों में झुमके पहने। अभी वो अपना मेकअप पूरा ही कर रही थी कि दरवाज़ा खुला और हर्ष अंदर दाखिल हुआ। हर्ष, जो खुद सफ़ेद रंग के कड़क इस्त्री की हुई शर्ट और काली पैंट में बेहद खूबसूरत लग रहा था, दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया। उसकी नज़रें वेदिका पर सर से पांव तक जम गई थीं। कमरे में फैली खुशबू और वेदिका का वो कातिलाना रूप देखकर हर्षवर्धन के होशो हवास जैसे सुन्न हो गए थे। तुम ये सब पहनकर बाहर जाने का इरादा रखती हो? हर्षवर्धन ने चंद कदमों के फासले से ही उसे घूरते हुए अत्यंत भारी और तीखे लहजे में पूछा। उसकी आंखों में मौजूद चमक वेदिका को बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। आपने ही तो कहा था हर्ष कि मैं कुछ खास, कुछ स्पेशल पहनूं। अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो? वेदिका ने आईने के जरिए हर्षवर्धन की नज़रों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी पलकें झुक गई थीं। हर्षवर्धन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ आईने की मेज पर जमाकर
उसे अपने घेरे में ले लिया। मैंने खास पहनने को कहा था वेदिका, किसी की जान लेने को नहीं कहा था। तुम जानती हो कि इस साड़ी में तुम क्या लग रही हो। बाहर कई नज़रें होंगी जो तुम्हें देखेंगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ठाकुर हर्षवर्धन की मोहब्बत पर कोई एक भी नज़र डाले। हर्षवर्धन ने झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया तो वेदिका के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। हर्षवर्धन की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैं क्या पहनूं? क्या मैं इसे बदल लूं? वेदिका ने मुड़कर उसके सीने पर हाथ रखते हुए मासूमियत से पूछा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब शरारत लहराने लगी थी। बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये साड़ी अब तुम्हारे वजूद से अलग हुई तो मेरे इरादे बदल जाएंगे, और फिलहाल अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसकी आंखों में कुछ और ही रंग झलकने लगे थे, जिनका मतलब समझते ही वेदिका का दिल धड़क उठा। खैर, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। मैं ये दावत तुम्हारे बिना संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें किसी के सामने नहीं आने दूंगा। हर्षवर्धन ने उसकी कमर के आसपास बाजू डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। वेदिका का नरम वजूद जब हर्षवर्धन के सख्त जिस्म से टकराया तो उसकी सांसें बुरी तरह से उखड़ने लगीं। हर्ष, ये क्या जिद है? सब आपका इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा वहाँ पर होना जरूरी है। वेदिका ने उसकी बाहों में हल्का सा तड़पते हुए कहा, लेकिन हर्षवर्धन की गिरफ्त मजबूत थी। उसने अपना हाथ वेदिका के चेहरे पर फेरा और उसके होंठों के पास अपनी उंगली टिका दी। जरूरी सिर्फ मेरा तुम्हें देखना है। मैंने ये फंक्शन अपने लिए रखा था, दुनिया के लिए नहीं। और अब जब मैं तुम्हें इस रूप में देख चुका हूँ तो मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हें किसी और की नज़र लगने दूँ। हर्षवर्धन ने मदहोश लहजे में कहा और उसके माथे पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। वेदिका ने उसके बदले हुए तेवर देखे तो उसे समझ आ गया कि आज ये ठाकुर अपनी अना और जिद पर अड़ा हुआ है। आप बहुत खुदगर्ज हैं ठाकुर साहब, सिर्फ अपनी पसंद का सोचते हैं। वेदिका ने हार मानते हुए अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया था। उसकी साड़ी का पल्लू फर्श पर गिर चुका था और हर्षवर्धन की नज़रें अब उसके सरापे की तारीफ करने में बिजी थीं। हाँ, मैं तुम्हारे मामले में बहुत खुदगर्ज हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खूबसूरती पर मेरा हक जरा सा भी कम हो। हर्षवर्धन ने उसे बाहों में भर लिया और कमरे की बत्तियां मध्यम कर दी। कमरे में छाए उस धुंधले उजाले में हर्षवर्धन की शरारतें और भी बढ़ गईं। उसने आहिस्ता से वेदिका के जूड़े से वो महकते हुए फूल निकाले और उन्हें उसकी खुली जुल्फों में बिखेर दिया। वेदिका ने घबराकर उसकी तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने बेहद नजाकत से उसकी कमर पर अपनी उंगलियां फेरी, जिससे वेदिका के होठों से एक हल्की सी आह निकल गई। उसने शर्माकर अपनी आंखें मूंद लीं, लेकिन हर्षवर्धन ने उसके कांपते हुए गालों को थामकर उसके होठों पर एक गहरा और दीवाना सा स्पर्श बिखेर दिया। उसकी इस रोमांटिक शरारत ने वेदिका के होश पूरी तरह से उड़ा दिए थे। बाहर लोगों का शोर मचा था, लेकिन इस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थीं जो एक दूसरे के लिए धड़क रही थीं। हवेली के बरामदे में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था, लेकिन ठाकुर हर्षवर्धन उसके कमरे में वक्त जैसे थम गया था। हर्ष, छोड़िए मुझे, सब इंतजार कर रहे होंगे, और बड़ी ठकुराइन क्या सोचेंगे कि दुल्हन अभी तक बाहर नहीं आई। वेदिका ने आईने में हर्ष के तीखे नक्श को देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक लर्जिश थी जो हर्षवर्धन की कुर्बत का नतीजा थी। बड़ी ठकुराइन जानती हैं कि उनका बेटा जिद्दी है, और जब बात उसकी अपनी अमानत की हो तो वो किसी की परवाह नहीं करता। हर्षवर्धन ने उसकी गर्दन के पास झुककर कहा। उसकी गर्म सांसें वेदिका की खुली गर्दन पर सनसनी दौड़ा रही थीं। हर्षवर्धन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और ज़्यादा सख्त की और उसे एक झटके से खुद से सटा लिया। वेदिका की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसके हाथ हर्षवर्धन के चौड़े कंधे पर जम गए। आप बहुत बदल गए हर्ष। वो गुस्से वाले ठाकुर कहाँ गए जो कहते थे कि तुम पंचायत के फैसले से हर जाने के रूप में आई हो और मेरे पैरों की धूल हो। वेदिका ने उसे छेड़ने के लिए पुरानी बात याद दिलाई तो हर्षवर्धन के होंठों पर एक दिलकश मगर तीखी मुस्कुराहट आ गई। वो ठाकुर उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने पहली बार अपनी जादुई आंखों से उसे देखा था। अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा कैदी है जो अपनी जान दे सकता है, पर तुम्हें किसी और की नज़र का निशाना नहीं बनने देगा। हर्षवर्धन ने उसकी ठोड़ी को अपने पोरों से उठाया और उसके होंठों के इतने करीब हो गया कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने मिलने लगीं। लेकिन आज तो हमारी खुशी का दिन है। सबके सामने मेरा होना आपका मान बढ़ाएगा हर्ष। वेदिका ने धीमी आवाज़ में हल्का सा विरोध किया, मगर उसके लहजे की नरमी बता रही थी कि वो खुद भी इस कैद से निकलना नहीं चाहती। मेरा मान तुम हो वेदिका, ये लोग नहीं। हर्षवर्धन ने अचानक उसे छोड़ा और अलमारी से एक बड़ी चादर निकालकर उसके चारों तरफ लपेट दी,
जैसे वो उसकी खूबसूरती को दुनिया से छिपा लेना चाहता हो। आप सचमुच पागल हैं। मैं ये चादर ओढ़कर दावत में जाऊंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर। वेदिका ने हैरानी से उस चादर को देखा और फिर हर्षवर्धन को, जो पूरी संजीदगी से उसे देख रहा था। तुम्हारी हंसी से ज़्यादा मुझे तुम्हारी सेफ्टी प्यारी है। या तो ये चादर ओढ़कर मेरे साथ चलो या फिर इस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। हर्षवर्धन ने दो टूक फैसला सुनाया तो वेदिका ने देखा कि हर्षवर्धन के लहजे में वही पुरानी ठाकुरशाही जिद लौट आई है। वो जानती थी कि इस शख्स से जीतना नामुमकिन है। ठीक है, मैं नहीं जा रही, आप अकेले ही जाएं और सबके सवालों के जवाब भी आप ही दें। वेदिका ने नाराजगी से मुंह मोड़ा और सोफे पर जा बैठी। हर्षवर्धन ने एक नज़र उस पर डाली और दरवाजे की ओर बढ़ गया, लेकिन चौखट पर पहुंचकर वो रुका और मुड़कर उसे देखने लगा। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जैसे ही मेहमान रुखसत होंगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर ये रात सिर्फ हमारी होगी। इतना कहकर वो एक कदम और पीछे आया। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान उभरी और उसने बेहद गहरी आवाज में कहा, और याद रखना वेदिका, आज रात मैं अपनी इस जिद की हर हद पार कर दूंगा। हर्षवर्धन ने बेहद करीब झुककर वेदिका से कहा, इसको उतारने का हक सिर्फ मेरा है और आज रात मैं साड़ी का एक एक धागा अपनी उंगलियों से सुलझाऊंगा। अपनी धड़कनों को संभाल कर रखना, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें सोने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आज मेरी कुर्बत का तुम वो रूप देखोगी जो आज तक कभी नहीं देखा। ये बेबाक अंदाज सुनकर वेदिका के बदन में सिहरन दौड़ गई और वो शर्म से लाल हो गई। कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम शर्म के मारे चाह कर भी आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाओगी। हर्षवर्धन के इस बेबाक और सीधे शब्दों को सुनकर वेदिका का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो शर्म से पूरी पानी पानी हो गई। उसने तुरंत अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया, जबकि हर्षवर्धन उसकी इस हया पर मंद मंद मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हर्षवर्धन के जाने के बाद वेदिका ने आईने में अपने लाल होते चेहरे को देखा और मुस्कुरा दी। उसे एहसास हुआ कि इस ठाकुर की ये बेजा जिद दरअसल उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब हवेली में खामोशी छा गई, हर्षवर्धन वापस कमरे में दाखिल हुआ था। वेदिका उसी साड़ी को पहने पांव बेड पर फैलाए सो रही थी। उसका चेहरा चांदनी में धुला हुआ लग रहा था। हर्षवर्धन ने निहायत आहिस्ता से उसके पास बैठकर उसके बालों को छुआ। जाग जाओ मेरी ठकुराइन, देखो मैं आ गया हूँ। हर्षवर्धन की आवाज़ सुनकर वेदिका ने बोझिल आंखें खोली और उसे देखकर मुस्कुरा दी। आप आ गए? सब चले गए? उसने उठने की कोशिश की, मगर हर्षवर्धन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे वापस वहीं लेटे रहने का इशारा किया। हाँ, सब चले गए, अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ और ये साड़ी, इसने तो मेरा पूरा दिन बेचैन रखा है। वो वादा जो तुमसे करके गया था कि इस साड़ी को मैं अपने हाथों से तुम्हारे वजूद से अलग करूँगा, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हर्षवर्धन ने बेहद खुमार भरे और मदहोश कर देने वाले अंदाज में उसके करीब आकर धीरे से कहा था। उसने वेदिका के कांपते हुए हाथ को अपने होठों से लगा लिया और उसकी उंगलियों के पोरों को एक एक करके चूमते हुए आहिस्ता से उसके साड़ी के पल्लू को कंधे से खिसका दिया। पल्लू के सरकते ही वेदिका के गोरे और मखमली कंधे हर्षवर्धन ने अपने दहकते होठों का स्पर्श बिखेर दिया। इस छुअन की शिद्दत इतनी तेज थी कि वेदिका के पूरे बदन में एक मीठी मीठी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर मुंह। हर्षवर्धन का ये जुनून यहीं पर नहीं रुका। उसकी उंगलियां बहुत धीरे से वेदिका की पीठ पर रेंगते हुए उसके ब्लाउज की डोरी और हुक में उलझ रही थीं। बेहद नजाकत और बेबाकी से उसने एक एक करके उन्हें ढीला करना शुरू कर दिया, जिससे वेदिका की सांसें पूरी तरह बेकाबू होने लगी थीं। फिर उसे तकिए पर लिटाता हुआ वो उसके ब्लाउज को हटाकर दूर। वेदिका शर्माते हुए अपने दोनों हाथ अपनी नरम धड़कनों पर रखते हुए उसे छुपने की नाकाम कोशिश कर गई। वो उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसकी नरम धड़कनों को धीरे से अपनी उंगलियों से छू गया। उसके हाथों को दोनों हाथों में थामे पीछे बेड के साथ पिन करते जरा सा उसके ऊपर आया और उसकी मक्खन धड़कनों को बड़ी मदहोशी से पीने लगा। उसकी इस बेबाक हरकत पर वेदिका शर्म से लाल हुई थी। कानों से शर्म के मारे धुआं निकलने लगा। वेदिका का वजूद पिघलने लगा था। उसके हाथों को छोड़कर अपनी होठों का स्पर्श वो धड़कनों से नीचे की ओर ले जाने लगा और फिर उसके बेली बटन तक आया था। वहाँ पर वो अपनी जुबान से उसके बेली बटन को गीला करने लगा। अब जब वो जरा सा नीचे हुआ और अपनी गर्म होठों से उसके नाजुक हिस्से को छूने लगा तो वेदिका मचल उठी थी। ये बेशर्मी तो उसने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन आज तो वो सारी हदें पार कर रहा था। हर्ष, आप तो बहुत बेशर्म हैं, छोड़िए।
छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं? वो शर्म से टूटे फूटे शब्दों में बोलते अपने चेहरे पर तकिया रखकर जैसे उसमें छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन हर्षवर्धन तो हर चीज़ से बेखबर सिर्फ उसके वजूद में बुरी तरह डूबता जा रहा था। कमरे में अब सिर्फ उन दोनों की भारी होती सांसों की गर्माहट गूंज रही थी। जरा सा ऊपर आते हर्षवर्धन उसकी नाजुकी में समा गया और एक मदहोश आह वेदिका के होठों से निकल गई। हर्षवर्धन ने झुककर उसके थिरकते हुए होठों पर अपनी दीवानगी की आखिरी मोहर लगा दी, जिससे वेदिका ने पूरी तरह खुद को उसके हवाले कर दिया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी, मगर कमरे के अंदर मोहब्बत की उस बेपनाह आग में दोनों के वजूद पिघलकर हमेशा के लिए एक हो रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।